उपस्थित महानुभावों का अभिनंदन करता हूं और उन्नाव वासियों का विशेष रूप से मैं उन्हें हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक शिक्षा में नई क्रांति लाने वाली एक ऐसी यूनिवर्सिटी आपको प्राप्त हुई है जो निजी क्षेत्र की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। बहनों और भाइयों, उन्नाव की जब हम बात करते हैं तो उन्नाव की अपनी पहचान साहित्यिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, कलम के लिए, कौशल के लिए और अपने करिश्माई अंदाज के लिए जाना जाता है। यह वह धरती है जिसने अनेक ऐसे पवित्र स्थल दिए हैं जो हमारी आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मां गंगा का आशीर्वाद भी जनपद को प्राप्त होता है, तो यहां पर स्थित चंद्रिका देवी का मंदिर इस जनपद की आध्यात्मिक विरासत को एक नई पहचान देता है। इस जनपद ने अनेक ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये वही जनपद है जहां राजा रामराव बख्श सिंह जी ने अपने क्रांतिकारी तेवर से ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था। ये वही जनपद है जिस जनपद में जन्म लेकर के और लखनऊ में शहीद की एक लंबी परंपरा हमें प्रेरित करती है। और साहित्यकारों की तो कहना ही क्या है। साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा भी इस जनपद से आगे बढ़ी है। जब मैं बात करता हूं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बाबू भक्ति चरण वर्मा, हसरत मोहानी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हमारे दीक्षित जी, यानी साहित्य की जिनकी कलम ने कहीं कलम से आजादी की लड़ाई में तलवार से और विरासत को समेटे हुए यहां के पवित्र चंद्रिका देवी मंदिर, यहां पे भगवान सहस्त्र लिंगेश्वर मंदिर, परियर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल जानकी कुंड और बौद्धकालीन सचान कोट, कुसरी देवी मंदिर, ये सभी के साथ साथ इको टूरिज्म का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र नवाबगंज का पक्षी विहार भी इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है। यानी जहां एक तरफ इस जनपद ने अलग अलग कालखंड में भारत और भारतीयता को एक पहचान दी, वहीं इन सभी को समेटे हुए एक साथ पुरातन और आधुनिकता के नए संगम के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से श्री सतनाम सिंह संधू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
कि एक नई सौगात, एक नया उपहार आज उन्नाव वासियों को दिया है, जहां पे कलम के साथ साथ देश की आवश्यकता और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के युवाओं की एक नई फौज खड़ा करना है। मैं संधू साहब आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने देश के अंदर तमाम ऑफर के बावजूद आपने उत्तर प्रदेश का चयन किया और उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश की राजधानी के नजदीक उन्नाव जनपद, जहां से ये मांग लगातार हो रही थी कि हमारे यहां भी कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी दी है जिसमें आधुनिकता भी है, जिसमें पुरातनता का भी बेहतर समन्वय है और जिसमें गति भी है, प्रगति भी है और भारत की समृद्धि के द्वार खोलने का एक नया जोश और जज्बा भी देखने को मिल रहा है। मित्रों, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा, आज जिस यूनिवर्सिटी के शुभारंभ के समारोह में हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत के उन सपनों को साकार करने का एक नया वह कैंपस है जो एक साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के उस नए केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने के एक नए जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। और वह आज हम सबके सामने इस कैंपस के माध्यम से, इस नई यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति हो, कोई सोसाइटी हो, कोई संस्थान हो, वह काल के चक्र में अगर अपनी गति को नहीं आगे संभाल पाएगा तो वह उस काल के चक्र का ग्रास होता है। याद रखना, काल के चक्र की गति से तेज अगर हमने अपनी गति को किया तो वही हमारी प्रगति का द्वार भी खोलता है। ये प्रगति का द्वार यहीं से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आज न केवल अब आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, बल्कि हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, स्पोर्ट्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में हमें विकास के मार्ग कैसे प्रशस्त करने हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका का एक नया केंद्र बिंदु बनने जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और उसका केंद्र बिंदु बनने जा रहा है उन्नाव जनपद। उन्नाव जनपद के लिए एक नया अवसर आया है कि जब हम नीप के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ऐसा कैंपस देख रहे हैं जहां पे निवेश भी है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए लोगों के सामने एक विजन भी है, एक मिशन भी है, और भारत को, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हमारे अकादमिक संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिकाओं को साकार करने का जो सपना है
उस सपने को साकार करने की एक व्यापक कार्य योजना को भी क्रियान्वित होते हुए हम देख सकते हैं। हमारी अकादमिक संस्थाओं का जो सबसे खराब पक्ष रहा है कि हमने अब तक अपने आप को एक टापू बना करके रख दिया था। शासन की जो योजनाएं युवाओं से संबंधित थी, उन योजनाओं की जानकारी हम अपने युवाओं को नहीं दे पाते थे। युवा अपने भविष्य के लिए अपनी आगामी किन रणनीति के साथ अपने अध्ययन के दौरान ही रणनीति तय कर ले, इसके बारे में अकादमिक संस्थाओं को उन्हें गाइड करने के लिए उस कैंपस का उपयोग किस रूप में किया जाना चाहिए, इसका भाव देखने को मिलता था। पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से हमारे इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ वहां की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार के इनोवेशन को, उस प्रकार की स्टडी को और उस प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु हमारी अकादमिक संस्थाओं को बनाने की ओर अग्रसर हुए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें हमारा मार्गदर्शन करता है और उसका एक जीवंत रूप यहां पर आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में आपके सामने देखने को मिल रहा है। सचमुच ये छात्र सौभाग्यशाली हैं जो प्रथम सत्र में इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिए हैं और उन्होंने उस विजन को नजदीक से देखा होगा और उसको अब यहां पर क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले चरण में यहां पर मेडिकल हेल्थ केयर में और एग्रीकल्चर के लिए ईआई का उपयोग किस रूप में हो सकता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस कैंपस को उसका आधार बना करके अलग अलग चरणों में ईआई के द्वारा कैसे हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए वह कार्य करना प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग इस बात को सोचते थे, हमारी सरकार ने 2021 में एक व्यवस्था भी बनाई कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उन्हें डिजिटली सक्षम बनाने के लिए उन्हें हम प्रदेश सरकार की ओर से टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। हमने प्रदेश के अंदर अब तक लगभग 60 लाख युवाओं को यह सुविधा उपलब्ध भी करवाई है। 2 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है। मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं में इसके प्रति आकर्षण बढ़ा है, युवा उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का वह युवा जो प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर है, आज इन सुविधाओं का लाभ ले रहा है। हमने जब ये घोषणा की थी, यह वह कालखंड था जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की चपेट में थी। कोविड-19 की दशा जब दुनिया के अंदर थी, तब एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट को फाइनल करके उसे लागू करने की तैयारी चल रही थी और इसे लागू 2020 में कर भी दिया गया। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने अपने युवाओं को डिजिटली
सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की सुविधा के साथ जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था। आज मैं देखता हूं कि हर एक जनपद में अकादमिक संस्थाओं में एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। और प्रतिस्पर्धा प्रारंभ इस बात को लेकर के हुई है कि हमें नेक का मूल्यांकन में अच्छी रैंक लेनी है। एनआईआरएफ की रैंकिंग में हमें भी नेशनल और रीजनल स्तर पर अपना एक टॉप 10 में, टॉप 20 में अपना स्थान तैयार बनाना है। एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है और उस प्रतिस्पर्धा का परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के रूप में आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के जो हमारे राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें से 6 विश्वविद्यालयों को ये AA+ की नेक की रैंकिंग प्राप्त हुई है। 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्हें A+ का ग्रेड प्राप्त हुआ है। एनआईआरएफ में भी उनकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। और जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात हम करते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पहले से ही एनआईआरएफ की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में यह अपनी गिनती रखता है। यानी यह दिखाता है कि अब इस नई प्रतिस्पर्धा के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भी एक अच्छी खासी संख्या हो गई है। इससे पहले विश्वविद्यालय बनाने के लिए भेदभावकारी जो नीतियां हुआ करती थी, किसी के लिए 100 एकड़, किसी के लिए 20 एकड़, किसी के लिए 50 एकड़, हमने एक साथ व्यवस्था बनाई कि अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़, शहरी क्षेत्र है तो उसमें 20 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें सहमति पत्र भी प्रदान करेंगे, उन्हें मान्यता भी प्रदान करेंगे, उनके एक्ट को भी हम उसमें पास करेंगे। और अब देखते ही देखते पिछले 8 वर्ष में 23 निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बने हैं। कुल मिलाकर के अब तक प्रदेश में 47 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय आज प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा प्रदान करने के अपने कैंपस के साथ आगे बढ़े हैं। एक नई प्रतिस्पर्धा उनमें प्रारंभ हुई है। अच्छा कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ वे आगे बढ़े हैं। तो प्रदेश के अंदर राज्य विश्वविद्यालयों ने भी अच्छा काम प्रारंभ किया है। हम लोगों ने तय किया था जिन कमिश्नरी में अब तक हमारे पास विश्वविद्यालय नहीं, उनमें भी हम नए विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। और अब तक ऐसे 6 विश्वविद्यालय हम लोगों ने उन कमिश्नरी में स्थापित किए। इनमें पहला विश्वविद्यालय हमारा सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, दूसरा विश्वविद्यालय हमने भारत माता के महान सपूत राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर अलीगढ़ में स्थापित किया, और तीसरा जिनके शौर्य और पराक्रम का लोहा विदेशी आक्रांताओं ने माना, ऐसे महाराज सुहेलदेव की नाम पर हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एक विश्वविद्यालय बनाया है, स्थापित किया है और प्रारंभ भी हो चुका है। 3 नए विश्वविद्यालय जिसमें मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन मंडल में एक विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी धाम के नाम पर एक विश्वविद्यालय मिर्जापुर में, और तीसरा विश्वविद्यालय हमारा स्थापित हुआ है यह गुरु जंबेश्वर के नाम पर मुरादाबाद में भी। ये तीनों विश्वविद्यालय ने भी अपने कैंपस इस वर्ष से प्रारंभ कर दिए हैं। 6 नए विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, अभी हाल ही में
देश की माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से गोरखपुर में उसका लोकार्पण संपन्न हुआ। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी, यह भी इसका कैंपस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पहले ही प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारा वर्तमान में निर्माणाधीन है और उसका कैंपस इस वर्ष से हम पहला सत्र उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हम लोग महात्मा बुद्ध के नाम पर उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में करने जा रहे हैं। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है और वहां पर भी एक कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। अलग अलग सेक्टर में किए जाने वाले कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे कैंपस में आधुनिक तकनीक का लाभ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ, मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ हमारा युवा जुड़ सके, इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ और अन्य तमाम ऐसे संस्थानों के साथ अपने एमओयू किए हैं जो हमारे युवा शक्ति को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के साथ साथ समाज और राष्ट्र की आवश्यकता के साथ साथ वैश्विक मांग के अनुरूप युवाओं को तैयार कर सके। मित्रों, एक तरफ हमें समाज और राष्ट्र की मांग के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करना होगा, लेकिन वर्तमान की चुनौती भी हम सबके सामने है और वह चुनौती है कि हमारे कैंपस, याद रखना, हमारी प्रगति और हमारी समृद्धि हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा तभी बन सकती है जब हम अपने जीवन को नियमित और संयमित रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक अनुशासित रूप से अपने पाठ्यक्रम और अपने द्वारा विश्वविद्यालय या हमारे गुरुजनों के द्वारा, हमारे फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा जो हमें गाइड दिया गया है, जो हमें उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जब हम उसके अनुरूप चलते हैं। याद रखना, जहां जीवन में अनुशासन भंग हुआ, वहां अनुशासन भंग होते ही जीवन में दुशासन का प्रवेश प्रारंभ होता है और दुशासन के प्रवेश का मतलब फिर महाभारत, और महाभारत केवल विनाश करता है। याद करना, एक संस्कारवान युवा ही एक समर्थ और सशक्त भारत की आधार बन सकता है, भारत का भविष्य बन सकता है। और भारत के उस भविष्य को तराशने के लिए आज कलम और तलवार के बेहतर समन्वय के रूप में श्री सतनाम सिंह संधू जी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की इस परिकल्पना को यहां पर हकीकत में बदलने का काम किया है। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, पहला कैंपस है, और मुझे याद है जब इन्होंने अपना पहला प्रेजेंटेशन हमारे सामने राजभवन में प्रस्तुत किया था, तो राजभवन में जो प्रस्तुत किया था उस समय हम लोगों को लगता था कि क्या निजी क्षेत्र में भी इस प्रकार का कोई कार्य हो रहा होगा। और उस समय जब उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ा, उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया कि नेक की रैंकिंग हमारी कैसे ठीक हो सकती है, नेक की ग्रेडिंग हमारी कैसे ठीक हो सकती है, NIRF में कैसे हम अच्छा रैंक प्राप्त कर सकते हैं, वैश्विक स्तर पर भी हमारा विश्वविद्यालय कैसे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सकता है। इसके बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने वहां दिया था। आज जब उनके इस कैंपस को हम देख रहे हैं, और ठीक है, शुरुआत है, कोई भी शुरुआत थोड़ा संघर्षमय होता है, चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जीवन की सुखद अनुभूति को भी हमारे साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ता है।
क्योंकि जो भी छात्र, जो भी फैकल्टी इस संस्थान के साथ जुड़ेगा, उसके साथ स्मृति जुड़ी रहेगी कि देखिए हम नींव के पत्थर हैं। नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते, लेकिन उसी में भव्य इमारत बनती है। उस भव्य इमारत के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ यहां पर प्रारंभ होने जा रही है। और मैं इस बात को देख रहा था, यहां के लोकप्रिय सांसद जब कह रहे थे, वे भी मुझे मिले, वे कहे कि साहब देखिए मैं निर्मल पंथ से जुड़ा हूं और संतोष साहब भी निर्मल पंथ को मानते हैं। तो मैंने कहा भी आप तो दोनों गुरु भाई हो गए, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप यहां के नागरिकों को कह सकते हैं, जब लोग कहेंगे कि निवेश क्या हुआ, युवाओं के लिए आपने क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, आधुनिक तकनीक के लिए क्या किया, तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के रूप में आप उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि निवेश का 2,500 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस कैंपस के माध्यम से इस जनपद में और प्रदेश में किया जा रहा है। युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, और आधुनिकता के साथ साथ संस्कारवान शिक्षा मिल जाए, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, वह भी आप यहां दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी बनेगी, विकास के नए द्वार खुलेगी। याद रखना, हर निवेश विकास के एक नए द्वार को आगे बढ़ाता है, बेहतर कनेक्टिविटी को तैयार करता है। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में कोई निवेश के लिए नहीं आना चाहता था। भय और दहशत का माहौल था, अराजकता की स्थिति थी, कोई सुरक्षित नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, न आम नागरिक सुरक्षित था। असुरक्षा के माहौल में निवेश नहीं हो सकता। उपद्रव के माहौल में बेहतर भविष्य के सपने को साकार नहीं किया जा सकता। उपद्रव और अराजकता के माहौल में भविष्य के सुनहरे सपने नहीं बुने जा सकते। अगर भविष्य के सुनहरे सपनों को बुनना है, उत्साहपूर्ण माहौल तैयार करना है, उमंग और उत्साह का माहौल तैयार करना है, तो हमें उसके लिए बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति चाहिए। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर जो माहौल बेहतरीन सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का प्राप्त हुआ, पर निजी क्षेत्र का निवेश आ रहा है, तो राज्य सरकार ने भी इसमें पीछे अपने आप को नहीं रखा है। याद रखना, देश की आजादी की लड़ाई में जो मैंने कहा था कि इसी माटी के सपूत शहीद गुलाब सिंह लोधी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किया था, और उनकी स्मृति में बने हुए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को हमने दुगनी किया है। यहां पर राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी 235 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव के साथ सरकार कार्य कर रही है। और यहां के साथ साथ हम लोगों ने लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रदेश सरकार के यहां पर तमाम अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य इस जनपद के लिए जहां तैयार किए जा रहे हैं, वहीं आज जब भारत की हम बात करते हैं तो मित्रों, EI में भारत की जो स्थिति है, 2014 के पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 76वें स्थान में था। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के नाते, उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, आज उसका परिणाम है कि भारत दुनिया में 39वें स्थान पर है। अभी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब भारत के बारे में चर्चा की है, तो दुनिया के अंदर भारत इसका चौथे केंद्र के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। स्टार्टअप में भी अगर आप देखेंगे, स्टार्टअप इंडिया से
के नाते जो मान्यता प्राप्त 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं आज भारत के अंदर हैं और 1,57,000 से अधिक स्टार्टअप, यह भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी स्टार्टअप के एक बेहतरीन नेटवर्क के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने लक्ष्य दिया है, भारत को 2027 तक 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने का। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह दुनिया के अंदर 11वें स्थान पर थी। यानी देश 65-70 वर्षों में केवल 11वें स्थान पर आ पाया था और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की है उसका परिणाम है कि भारत अब तक चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमारे स्तर पर क्या योगदान हो रहा है? ये केवल सरकार का ही काम नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप नेतृत्व देगी। हमारी अकादमिक संस्थाएं और इंडस्ट्री लीडर क्या कर रहे हैं? उन संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? यही भूमिका तय करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके पास आई है। ये उसी भूमिका को लेकर के जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दिशा में आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो कार्य प्रारंभ किया है यह एक नए दिशा में हम सब के लिए एक नया मार्ग खोलता है। खासतौर पर AI मिशन जो भारत सरकार का है, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल सिटी के लिए जो 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ किए हैं, इसमें पहला सेंटर हेल्थ केयर का एम्स दिल्ली में स्थापित होने जा रहा है। एग्रीकल्चर का एग्री हब IIT इंदौर में एंड सस्टेनेबल सिटीज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में IIT कानपुर, ये इसके नए केंद्र के रूप में स्थापित होने जा रहे हैं। और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने भी पिछले 8 वर्ष में इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं वह आपके लिए उत्तर प्रदेश को भारत के एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के, उत्तर प्रदेश आज तीसरे स्थान पर है। 7,200 से अधिक हमारे पास स्टार्टअप इसमें कार्य कर रही हैं और जिसमें 1 लाख से अधिक अभी रोजगार सृजित हुए हैं। 8 हमारे पास यूनिकॉर्न भी हैं। भारत का कुल सॉफ्टवेयर का जो यहां से एक्सपोर्ट होता है, अभी उत्तर प्रदेश उसमें 6ठे स्थान पर है और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। खासतौर पर विश्वविद्यालय का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश अपनी राजधानी लखनऊ में AI का एक नया सेंटर स्थापित करने जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई सिटी के रूप में जो लखनऊ स्थापित होने जा रही है, उससे जुड़ा हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का यह कैंपस उससे सर्वाधिक लाभान्वित वाला कैंपस भी होगा और यहां से जुड़ने वाले छात्र उस सुविधा को बेहतर तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं। इसके माध्यम से हम लोगों ने जो AI सिटी प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि 50,000 रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग लखनऊ के माध्यम से केवल AI सिटी के माध्यम से ही प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें 400 से अधिक कंपनियां इसके अंतर्गत आएंगी और इसमें IBM लखनऊ में एक सॉफ्टवेयर लैब स्थापित कर रहा है जो
जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने पर अपना योगदान देगा। मित्रों, आज के इस अवसर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इस न्यू एज कोर्सेज के साथ यहाँ के पुरातन कोर्सेज को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, एआई के साथ जोड़ करके जिस नए अभियान को आगे बढ़ाने की शुरुआत प्रारंभ की है, मेरा ये मानना है कि निजी क्षेत्र में और शासकीय क्षेत्र में भी जो हमारी अकादमिक संस्थाएं हैं, उनके लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का ये नया मार्ग प्रारंभ हो रहा है। इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मैं आमंत्रित करता हूं और उत्तर प्रदेश में निजी और शासकीय सेवा के सभी अकादमिक संस्थान इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ते हुए अपने युवा शक्ति को, प्रतिभाशाली युवा शक्ति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आज के इस अवसर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस नए कैंपस के शुभारंभ के अवसर पर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, उनके फैकल्टी मेंबर्स को, सभी अभिभावकों को और अपनी युवा ऊर्जा के स्रोत अपने सभी यहां पर नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।